नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है ISO 14001 2015 हम उसको समझेंगे। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों और कलीग के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ लर्निंग करने का मौका मिले। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन का हमारा जो एजेंडा है, हम जानेंगे कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता क्या है, अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इम्पैक्ट, क्या इश्यूज हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे जीवन में, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम समझेंगे इम्पैक्ट का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानेंगे हम, और उसके बाद में ISO 14001 2015 का जो स्टैंडर्ड है उसके रिक्वायरमेंट को समझेंगे। और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से रिकॉर्ड्स, जिसको कि आप स्टैंडर्ड में डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कहा जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम इसको भी जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले समझते हैं कि हम इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, फ्लोरा, फौना, ह्यूमंस एंड देयर इंटर रिलेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर हम काम कर रहे हैं, जहां पर हम सिस्टम को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो ऑपरेट करती है, उसके सराउंडिंग का हवा, पानी, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं और उनके साथ में जो हमारा रिलेशनशिप है, उन सारे को मिला के हम एनवायरनमेंट कहते हैं। दोस्तों, जो हम एनवायरमेंटल सिस्टम की बात करते हैं तो हमको समझना ये जरूरी है कि एनवायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से हैं जो कि हमारे लाइफ में हमको इम्पैक्ट करते हैं। तो एक तो है पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है ना, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन, हमारा जो इकोसिस्टम है जिसमें कि नदी, नाले, तालाब, झरने, पेड़ पौधे, जंगल जो हैं, उनका जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो एक बड़ा इशू है। एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है हम इसे आगे में जानेंगे। ग्लोबल वार्मिंग और वाटर पोल्यूशन, ये सारे जो हैं ये सारे एनवायरमेंटल इश्यूज से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, पॉपुलेशन इंक्रीज जो है एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो कि हमारे बहुत सारे एनवायरमेंटल इशू को क्रिएट करता है। हम कुछ ही सालों में 5 बिलियन से 10 से 12 बिलियन मैन पावर बन गए हैं अर्थ पे, जो कि एक प्राइमरी कॉज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने का और डिस्ट्रक्शन का। दोस्तों, हमारा जो इकोसिस्टम का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि ह्यूज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, हम बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसमें कि डैम्स हैं, रोड्स हैं, ये रेस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा रेन फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अपलैंड रीजन, जो हमारे जो ऊपरी क्षेत्र रहते हैं जहां पर कि पेड़ पौधे काटने के वजह से उनका इरोजन होता है, मिनरल का हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जमीन से मिनरल खत्म होती जा रही है। फूड फॉर एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके लिए फूड की कमी हो रही है। वुड फॉर फ्यूल एंड शेल्टर, हम जो घरों में जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लकड़ी का, शेल्टर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए हम जो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से भी पेड़ की कटाई हो रही है। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय कंज्यूमिंग मोर एनर्जी, हम ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, हम उनका भी खात्मा कर रहे हैं। दोस्तों, एयर पोल्यूशन एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए। हमारे जो इंडस्ट्रियल इमिशन होते हैं जिसमें कि खतरनाक गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे एनवायरमेंटल को पॉल्यूट करते हैं। जितने जो व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, कार बढ़ते जा रहे हैं, उनमें से जो पॉल्यूशन निकल रहे हैं वो भी एनवायरमेंट को खराब करते हैं। और इनके वजह से एसिड रेन भी काफी सारी जगहों में हो रही है जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड काफी मात्रा में मिली हुई रहती है जो कि हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ओजोन डिप्लीशन, जैसा कि आपको मालूम हो कि अर्थ के बाहर में एक ओजोन का लेयर होता है जो कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट और जो हानिकारक रेज आती है उनको रोकती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से। अगर ओजोन लेयर नहीं रहे तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और हमारे स्किन के लिए भी काफी खतरनाक होता है। तो ओजोन जो होता है उनको रोकता है, लेकिन जो खतरनाक गैसेस हम जो एमिट कर रहे हैं उनके वजह से ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, जिसके वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ रहा है और काफी सारे नुकसान हो रहे हैं।
दोस्तों इन सारे इश्यूज के वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी पिछले अगर हम लोग 140 ईयर्स की बात करें तो पिछले 140 ईयर्स में अर्थ का टेम्परेचर जो है 0.5 डिग्री बढ़ गया है। अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए काफी खतरनाक है। दोस्तों उसी तरीके से वाटर पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी हमारे लिए काफी खतरनाक है और एनवायरनमेंट के लिए भी काफी खतरनाक है। एक छोटा सा स्टडी किया गया था कुछ सालों पहले, जहां पर कि लुधियाना के वाटर सैंपल लिए गए थे स्टडी के लिए, और ऐसा पाया गया था कि जो भी पैरामीटर्स हैं और जो भी रेंजेस है पैरामीटर्स का, मेजोरिटी चीजें जो थी वो सारे रेड में आ रही थी, यानी कि रेंजेस से बाहर जा रही थी, जो कि वहां के रेसिडेंट्स के लिए काफी खतरनाक है। दोस्तों कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानते हैं जिसके लिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पे इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी इंडिया में, उसमें काफी सारे हजारों लोग मारे गए थे। रशिया में चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिजास्टर हुआ था, अक्सर हम सुनने में पाते हैं कि समुद्र में जो शिप जो जा रही होती है तेल लेके, उसमें से सीपेज हो गया, जिसके वजह से समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, और आए दिनों रिफाइनरीज में भी आग लगती रहती है, जिसके वजह से भी काफी पॉल्यूशन होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट करता है। तो दोस्तों ये सारे इशू जो हमने अभी समझा, ये रिक्वायरमेंट रेज करता है कि हमारे लिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट और इनफैक्ट ग्लोबली भी काफी इस पर जोर दिया जा रहा है। अगर यूरोपियन कंट्रीज में बात करें या अमेरिका में बात करें तो इस पर काफी जोर दिया जाता है। इंडिया में भी आजकल इनफैक्ट कुछ समय से सरकार ने भी इस पर जोर देना शुरू किया है, लेकिन सरकार के अलावा हमको भी जागरूक होने की जरूरत है एज एन इंडिविजुअल, कि हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? सिस्टम डिजाइन्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड वर्क्स टू कंट्रोल योर सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड अचीव रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को अगर ब्रॉडली हम एक्सप्लेन करें, जो सिस्टम हम डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, किसके लिए? हमारे प्लांट में जो भी प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस का कौन कौन से एस्पेक्ट हैं और उनका एनवायरनमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना, उसको पूरा करने के लिए, और अचीव रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होते हैं, उन रेगुलेटरी कंप्लायंस को पूरा करने के लिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का होना जरूरी है। दोस्तों ISO 14001 2015 के जो क्लॉजेस हैं, इसमें टोटल 10 क्लॉजेस हैं। एकदम सेम है ISO 9001 की रिक्वायरमेंट की तरह, यानी कि अगर आपने मेरे ISO 9001 का अगर आपने उसका वीडियो देखा हुआ है तो आपको समझने में आसानी होगी। स्टैंडर्ड भी लगभग सेम ही है। ISO 9001 जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां पर कि प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी की बात की जाती है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये बात करता है हमारे प्लांट के प्रोसेसेस का एस्पेक्ट और उनका इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे, है ना। तो दोस्तों ISO 14001 2015 में टोटल 10 क्लॉजेस हैं। स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म्स एंड डेफिनेशंस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट। दोस्तों क्लॉज 4 जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 4 सब क्लॉजेस हैं। 4.1 बात करता है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। 4.2 बात करता है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। 4.3 बात करता है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, और 4.4 बात करता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस। अब इसे एक एक करके समझ लेते हैं। तो 4.1 बोलता है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, यानी कि यहां पर आपको रिक्वायरमेंट जो है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज, यानी कि तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के साथ में रिलेवेंट हो और जो कि अफेक्ट करता हो एनवायरनमेंट को। 4.2 बात करता है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। इसमें हमको क्या करना है, यानी कि जो नीड्स और एक्सपेक्टेशन को आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या कंसीडर करना है? द इंटरेस्टेड पार्टीज दैट आर रिलेवेंट टू द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी रिलेवेंट पार्टीज है उनको नजर में रखना है। रिलेवेंट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस पार्टीज, उनके जो रिलेवेंट नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंसीडर करना है। नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन बिकम इट्स कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो नीड्स बनेगी वो कंप्लायंस का पार्ट बन जाएगा, यानी कि आपको कंप्लाई करना ही करना है। तो दोस्तों 4.3 जो है बात करता है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द EMS, यानी कि आपको अपने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप डिफाइन करना है कि उसके स्कोप में क्या क्या एरियाज कवर किए जाएंगे। दोस्तों क्लॉज 5 जो है वो है लीडरशिप, और इसमें 3 सब क्लॉजेस हैं। 5.1 जो है बात करता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट की। 5.2 जो है बात करता है पॉलिसी की, और 5.3 जो है ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड
ऑथोरिटी है। तो दोस्तों 5.2 जो है बात करता है पॉलिसी की। तो हमको अपने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक पॉलिसी बनाना है, और जो पॉलिसी आप बनाएं आपको कुछ फैक्टर्स का ख्याल में रखना है, जैसे कि जो पॉलिसी हो वो अप्रोप्रिएट हो टू द पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे, और ये जो पॉलिसी है एक तरीके से कमिटमेंट दिखाए कि हम जो है एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे और हम कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए भी कमिटेड है। तो इन सारे फैक्टर्स को नजर में रखते हुए आपको अपने ईएमएस का पॉलिसी बनाना है। दोस्तों क्लॉज 6 जो है बात करता है प्लानिंग की। इसमें 3 सब क्लॉजेस है। 6.1 बात करता है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। 6.2 जो है एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम, और 6.3 जो है प्लानिंग ऑफ चेंजेस। दोस्तों 6.1 जो है ये बात करता है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। तो अब रिस्क क्या होता है, थ्रेट क्या होता है और अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इसको समझ लेते हैं ताकि आपको रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस करने में हेल्प मिले। तो रिस्क क्या हो गया, एनी अनसर्टेनिटी दैट इफ इट अकर्स वुड अफेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ऐसे कोई अनसर्टेनिटी अगर होता है तो ये आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर्डल्स क्रिएट करेगा, है ना। और थ्रेट क्या हो गया, एनी अनसर्टेनिटी दैट इफ इट अकर्स वुड अफेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स नेगेटिवली, यानी थ्रेट्स हो गया, यानी कि नेगेटिवली आपके ऑब्जेक्टिव को ये अफेक्ट करेगा। और अपॉर्चुनिटी क्या हो गया, एनी अनसर्टेनिटी दैट इफ इट अकर्स वुड अफेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स पॉजिटिवली, यानी कि रिस्क जो रहेगा उसमें हमारे थ्रेट भी हो सकते हैं और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटी पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है और थ्रेट जो है नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। दोस्तों 6.1.2 जो है ये बात करता है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स की। काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये हमारा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है बेसिकली कि हमारे प्लांट के जो प्रोसेसेस हैं उसमें से कौन कौन से एस्पेक्ट है हमको आइडेंटिफाई करना है एस्पेक्ट्स को, और उन एस्पेक्ट्स का एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है हमको वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि रिसोर्स कंजम्पशन, वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल, वर्क एनवायरमेंट इंक्लूडिंग नॉइज, ऑडर, फ्यूम्स, फ्यूजिटिव एमिशंस और प्रोडक्ट पैकेजिंग। ये सारे हमारे प्रोसेसेस के एस्पेक्ट हो गए। इनका इंपैक्ट क्या हो जाएगा एनवायरमेंट पे, रिसोर्स डिप्लीशन होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड कंटामिनेशन और नॉइज पोल्यूशन, ये सारे उनके इंपैक्ट्स होंगे। तो हमको सारे एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हुए उनके इंपैक्ट्स को समझना है और उसको रिड्यूस करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए हमको एक्शन प्लान करना है। तो दोस्तों एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और इंपैक्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो पहले तो हम एक बार रिलेशनशिप समझ लेते हैं। तो कॉज क्या हो गया यहाँ पर, हमारा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट कॉज हो जाएगा, एक्टिविटीज किसकी वजह से, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वजह से, और इफेक्ट क्या होगा, उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट होगा, है ना। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। कॉज हो गया डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर, है ना। अब इसके लिए एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं हम, वेट क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, यानी कि जब हम वेट क्लीनिंग ऑफ फ्लोर करते हैं तो डर्टी वाटर निकलता है और हम उसका डिस्पोजल करते हैं। इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन, यानी कि एनवायरनमेंट पे इसका इफेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली हमको हर एक प्रोसेस का इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत ही ब्रॉड लेवल में आपको डिटेल में मैपिंग करना है। दोस्तों 6.1.2 जो है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, इसमें रिक्वायरमेंट है कि डिटरमाइन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इंपैक्ट कंसीडरिंग। हमको अपने प्रोसेसेस का एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और उसका इंपैक्ट समझना है, और उसके लिए क्या कंसीडर करना है, चेंज, प्लान और न्यू डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी नया चेंजेस हम कर रहे हैं, कोई नया डेवलपमेंट कर रहे हैं, या न्यू और मॉडिफाइड एक्टिविटीज, कोई भी मॉडिफाइड या नया एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें कि प्रोडक्ट और सर्विसेज सारे चीज आ जाएंगे, है ना। इसको कंसीडर करना है। अबनॉर्मल कंडीशंस एंड रीजनेबली फोर्सिबल इमरजेंसी सिचुएशन, ये सारे को हमको कंसीडर करना है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में। 6.1.3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। तो आपके इंडस्ट्री से रिलेवेंट जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में उसको यूज करना है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए। ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। 6.2 है दोस्तों, ये बात करता है एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम, यानी कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशंस को हर एक लेवल में जो रिलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स है उसको सेट करना है और उसके लिए प्रोसेस तय करना है और उसको अचीव करने के लिए प्लान बनाना है। और जो ऑब्जेक्टिव है आपका स्मार्ट होना चाहिए। दोस्तों स्मार्ट ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए या समझने के लिए आप मेरा एक्सक्लूसिव वीडियो
हाउ टू डिफाइन स्मार्ट गोल्स आप देख सकते हैं, वीडियो गैलरी में अवेलेबल है। दोस्तों 6.2.2 जो है बात करता है प्लानिंग एक्शंस टू अचीव एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपको प्लान करना है कि आप अपने एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। और जब आप प्लान करें तो आपको कुछ फैक्टर्स का ख्याल रखना है, जैसे कि क्या करना है, उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए होगा, कौन करेगा, कब करेगा, और रिजल्ट्स को आप इवैल्यूएट कैसे करेंगे। तो आपको सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। दोस्तों क्लॉज 7 जो है ये बात करता है सपोर्ट की, और इसमें 5 सब क्लॉजेस हैं। 7.1 है रिसोर्सेज, 7.2 है कॉम्पिटेंस, 7.3 है अवेयरनेस, 7.4 है कम्युनिकेशन, और 7.5 है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ये जो मेजोरिटी क्लॉजेस हैं दोस्तों, ये सारे के सारे आपका ISO 9001 2015 के हिसाब से लगभग बराबर ही है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, और जो मेजोरिटी चेंजेस हैं वो बेसिकली एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को कंसीडर करते हुए बनाया गया चेंजेस। 7.1 जो है दोस्तों ये बात करता है रिसोर्सेज की, यानी कि जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, चाहे मैन हो, मशीन हो, मटेरियल, मेथड हो, इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए, वो टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है। 7.2 जो है ये बात करता है कॉम्पिटेंसी की, यानी कि आपको लोगों की कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव करना है। उसके लिए एक्सेस कीजिए कॉम्पिटेंसी का, ट्रेन कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए और डिटरमाइन कीजिए, है ना। ये 4 फेजेस का आपको फॉलो करना है। 7.3 जो है दोस्तों ये बात करता है अवेयरनेस की, यानी कि लोगों को आपको अवेयरनेस देना है किसके बारे में, एनवायरमेंटल पॉलिसी के बारे में, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट और इंपैक्ट के बारे में, कंट्रीब्यूशन टू द इफेक्टिवनेस ऑफ ईएमएस, यानी कि लोगों का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से ईएमएस में होगा या हो सकता है, आपको उनको अवेयर करना है। इसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर आप जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप नॉन कंप्लाई करते हैं तो क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, वो समझाना जरूरी है लोग। 7.4 जो है दोस्तों ये बात करता है कम्युनिकेशन की, यानी कि इसमें 2 पार्ट है क्रिटिकली, वो है इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, आपको दोनों का ध्यान रखना है। 7.5 जो है दोस्तों ये बात करता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की, यानी कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन से रिकॉर्ड्स, जिसको कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो आपको डिफाइन करना है। और ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, है ना। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना है। क्लॉज 8 जो है ये बात करता है ऑपरेशन, और इसमें 2 सब क्लॉजेस हैं। 8.1 बात करता है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, 8.2 बात करता है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स। तो 8.1 जो है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल है, और इसमें रिक्वायरमेंट है आपको अपने प्रोसेसेस के लिए ऑपरेटिंग क्राइटेरिया डिफाइन करना है, और जो भी कंट्रोल चाहिए कंट्रोल को एस्टैब्लिश कीजिए, और कंट्रोल का एस्टैब्लिश करते समय आपको आउटसोर्स प्रोसेसेस को भी ध्यान में रखना है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। 8.2 जो है ये बात करता है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स की, काफी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। आपको इसमें आइडेंटिफाई इमरजेंसी सिचुएशन, कौन कौन से सिचुएशन हो सकते हैं जो कि इमरजेंसी में फॉल करेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है। और अगर एक्चुअल इमरजेंसी होती है आपको रेस्पॉन्ड करना है, उसको प्रिवेंट और मिटिगेट करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है, एक्शन लेना है, उसको पीरियडिकली टेस्ट कीजिए, यानी कि मॉक ड्रिल कीजिए, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग चाहिए, लोगों को सपोर्ट चाहिए, प्रोसेस डिफाइन करना है, वो सारी चीजों को करना है आपको। क्लॉज 9 जो है ये बात करता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की, तो इसमें 3 सब क्लॉजेस हैं। 9.1 जो है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन है। 9.2 जो है इंटरनल ऑडिट है। 9.3 जो है मैनेजमेंट रिव्यू, जिसे कि MRMB कहते हैं, यानी कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। तो 9.1 जो है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन है। इसमें आपको क्या इवैल्यूएशन करना है, आपको कंप्लायंस से करना है, आपको डिटरमाइन करना है फ्रीक्वेंसी, आपको इवैल्यूएट करना है सिस्टम का और एक्शन लेना है, आपको रिलेवेंट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कंप्लायंस का स्टेटस आपको मेंटेन करना है। दोस्तों 9.2 जो है बात करता है इंटरनल ऑडिट की। यहां पर रिक्वायरमेंट है द ऑर्गेनाइजेशन shall conduct internal audits at planned intervals to provide information on whether the environmental management system conforms to organization's own requirement, the requirement of this international standards, यानी कि आपको एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंटरनल ऑडिट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का प्लान करना है, और आपको ध्यान में रखना है क्या, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को, गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट को, और आपको ये भी इंश्योर करना है
कि ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा रहा है और मेंटेन हो रहा है। 9.3 है दोस्तों, ये बात करता है मैनेजमेंट रिव्यू की, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को एक सेट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करना है। किसके लिए? कि ये सूट कर रहा है, हमारा एडिक्वेट है, इफेक्टिव हो रहा है और हमारी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसके हिसाब से अलाइंड है। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो चेंज करते हैं इसको, है ना। टिपिकली इसको मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग कहते हैं। दोस्तों एमआरएम करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको डिसाइड करना है, स्टैंडर्ड कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोसेस के रिक्वायरमेंट, कस्टमर के रिक्वायरमेंट और आप किस इंडस्ट्री में है उसके रिक्वायरमेंट को समझते हुए आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट क्लॉज जो है 10th क्लॉज वो है इंप्रूवमेंट। इसमें 3 सब क्लॉजेस हैं। 10.1 बात करता है जनरल रिक्वायरमेंट्स की, 10.2 जो है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस और 10.3 जो है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात करता है। तो 10.2 जो है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस की बात करता है, यानी कि ये बोलता है रिएक्ट टू नॉन कन्फर्मिटी एज एप्लीकेबल। कहीं पर भी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के असेसमेंट के दौरान में या तो ऑडिट के दौरान में या रूटीन में भी अगर नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई होता है तो आपको टेक एक्शन टू कंट्रोल एंड करेक्ट इट। आपको सुटेबल एक्शन लेना है इसको कंट्रोल करने के लिए और करेक्ट करने के लिए। डील विद द कंसिक्वेंस इंक्लूडिंग मिटिगेटिंग एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट, यानी कि जो भी सिचुएशन निकल के आ रही है उससे क्या एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो सकता है उसके कंसिक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हुए आप उस हिसाब से सुटेबली इसको डील करना है। और दोस्तों 10.3 जो है बात करता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की। यहाँ रिक्वायरमेंट है कि द ऑर्गेनाइजेशन shall continually improve the suitability, adequacy and effectiveness of the environmental management system to enhance environmental performance। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम बनाया आपने, आपको इंश्योर करना है कि ये कंटिन्यूअली इंप्रूव होता रहे और आपके एनवायरमेंट के जो एस्पेक्ट है उनका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट को कम करना है आप, ठीक है ना। दोस्तों ये सारे क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट हो गई है। अब समझते हैं हम कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो कि स्टैंडर्ड मांगता है। स्कोप ऑफ द ईएमएस, यानी कि क्लॉज 4.3 के हिसाब से आपको आपके ईएमएस का स्कोप डिफाइन करना है। क्लॉज 5.2 के हिसाब से आपको एनवायरमेंटल पॉलिसी बनानी है। क्लॉज 6.1.1 के हिसाब से आपको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी टू बी एड्रेस्ड एंड प्रोसेस नीडेड, यानी कि आपको रिस्क और अपॉर्चुनिटी जो है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको एड्रेस करना है। 6.1.2 के हिसाब से क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी आपको डिफाइन करना है। 6.1.2 के हिसाब से फर्दर क्या है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स विद एसोसिएटेड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स। आपको जो क्रिटिकल प्रोसेस के एस्पेक्ट्स हैं और उनका जो इंपैक्ट है वो आइडेंटिफाई करना है। और 6.1.2 में फर्दर है कि सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स आपको आइडेंटिफाई करना है। 6.2 जो है ये बात करता है एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान फॉर अचीविंग देम। आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है और कैसे उसको अचीव करेंगे उसके लिए भी प्लानिंग रेडी करना है। 8.1 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ऑपरेशनल कंट्रोल डिफाइन करना है और 8.2 के हिसाब से इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स का सिस्टम डिफाइन करना है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो गई। अब रिकॉर्ड समझ लेते हैं। दोस्तों कुछ मैंडेटरी रिकॉर्ड जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से रिक्वायरमेंट वो समझ लेते हैं। 6.1.3 जो है ये बात करता है कंप्लायंस ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड, जो भी नेसेसरी कंप्लायंस हैं उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन कीजिए। 7.2 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, जो लोग काम कर रहे हैं उनका आपको डिफाइन करके आइडेंटिफाई करके रखना है। 7.4 के हिसाब से एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन है इंटरनल और एक्सटर्नल, वो कम्युनिकेशन हो रहा है सुटेबली, उसके एविडेंसेस का रिकॉर्ड रखना है। 9.1.1 के हिसाब से मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट सारे मेंटेन करने हैं। 9.2 के हिसाब से इंटरनल ऑडिट का प्रोग्राम होना चाहिए और रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, आपको इंटरनल ऑडिट का रिजल्ट्स भी मेंटेन करना है। 9.3 के हिसाब से रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, यानी कि एमआरएम का आउटकम या मिनट्स मीटिंग वगैरह आपके पास में मेंटेन होना चाहिए। 10.1 के हिसाब से रिजल्ट्स ऑफ करेक्टिव एक्शन, जहां जहां पर भी आप करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं उनका भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। दोस्तों ये कुछ रिक्वायरमेंट हो गई हमारी रिकॉर्ड्स की और डॉक्यूमेंट्स की। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसका बैकग्राउंड क्यों करना है
और हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन्वायरमेंट के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, क्लॉजेस के रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या मैंडेटरी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने सारी चीजों को समझ लिया है। तो क्वालिटी हब इंडिया की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष है आपके सिस्टम के जर्नी के लिए। दोस्तों, अगर आप किसी सब्जेक्ट पे जो हमसे रिलेवेंट है कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हाउस में करवाना चाह रहे हैं तो आप हमें हमारे मेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।